नमस्कार दोस्तों, बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आज की खबरें। नेशनल न्यूज। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत के प्रमुखों का 2,38,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का वादा है। ये कुछ बड़े बड़े लोगों ने इसमें भाग लिया था और क्या कुछ कहा है वो देखते हैं। उद्योग जगत के वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में गुजरात में 2,38,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से गुजरात में दूसरी कार निर्माण इकाई स्थापित करने का वादा किया है। इसमें क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कहाँ हुआ? गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दक्षिण गुजरात के हिजारा में भारत की पहली कार्बन फाइबर इकाई स्थापित करने की बात कही। श्री अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने पिछले 10 वर्ष में भारत में 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश किए हैं, जिनमें से करीब 4 लाख करोड़ रुपए गुजरात में निवेश किए हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो के तहत गुजरात में पूरी तरह 5G नेटवर्क उपलब्ध है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया है। इससे अगले 5 वर्ष में 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि कच्छ के खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन ऊर्जा पार्क अडानी समूह ही बना रहा है। इससे 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने राज्य में इसी वर्ष सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी स्थापित करने की बात कही है। ऑर्सलर मित्तल के कार्यपालक चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि हाजीरा में कंपनी के निवेश से इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़कर 2029 तक 2 करोड़ 40 लाख टन प्रति वर्ष हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरने से चीन का भारत के प्रति नजरिए में काफी बदलाव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के कारण भारत के प्रति चीन के रवैये में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। श्री सिंह ने चीन सरकार नियंत्रित ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित हाल के लेख के संदर्भ में यह बात कही, जिसमें भारत की विकास गाथा और इसकी बढ़ती वैश्विक हैसियत की सराहना की गई है। यह लेख भारत के बारे में चीन के बदलते रवैये की पुष्टि है। लंदन में इंडिया हाउस में स्वागत समारोह में श्री सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन सरकार हमारी आर्थिक और विदेश नीतियों के साथ-साथ हमारे बदलते रणनीतिक हितों को भी स्वीकार कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत किसी को भी शत्रु के रूप में नहीं देखता, लेकिन विश्व जानता है कि भारत और चीन के बीच संबंध फिलहाल तनावपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत अपने पड़ोसियों और पूरे विश्व के साथ अच्छे संबंध चाहता है। ग्लोबल टाइम्स को चीन का सरकारी अखबार माना जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत में 2023 तक पिछले 23 वर्षों में $1919 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जिसमें 65% निवेश पिछले 9 वर्षों में आया है। देश के विकास के इंजन के रूप में गुजरात के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में गुजरात का योगदान 8% से अधिक है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम गति शक्ति पहल समेकित और निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के वैश्विक बेंचमार्क के रूप में उभर रही है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 4 समझौते किए। यह नूतन स्वास्थ्य देखभाल, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड पार्क, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सहयोग और निवेश से संबंधित है। ये जो हलनदई है, ये आधा होता है, से स्वास्थ्य ऐसे लिखा जाएगा। जहां जहां पर भी हलनते इसका मतलब ये आधा है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 विशाखापत्तनम में 19 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 विशाखापत्तनम मिलन 24 विशाखापट्टनम में
19 से 24 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले इस अभ्यास का 11वां संस्करण 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के अनुरूप 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के रूप में शुरू हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में ब्रिटेन और भारत की रक्षा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की है। कहा, दोनों देश आपसी तालमेल से बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स आज लंदन में ब्रिटेन भारत रक्षा सीईओ गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। श्री सिंह ने कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ सहयोग, सह निर्माण और सह नवाचार के लिए एक साझेदारी बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा, दोनों देश मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। ब्रिटेन से निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कुशल मानव संसाधन, एक मजबूत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, कारोबारी माहौल तथा एक बड़े बाजार के साथ तैयार है। श्री सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स ने कहा कि दोनों देशों के संबंध सामान्य व्यापार संबंधों से परे हैं और मूल रूप से एक रणनीतिक साझेदारी है। रक्षा मंत्री का आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरन से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य का सिद्धांत अब वैश्विक कल्याण के लिए आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और अगले 25 वर्षों को अमृतकाल बनाने का संकल्प दोहराया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह नए सपनों, नए संकल्पों और निरंतर उपलब्धियों का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान के शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को दर्शाती है। श्री मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, नवाचारी स्वास्थ्य देखभाल और भारत के बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में कई अरब डॉलर के निवेश को बढ़ाने में भारत संयुक्त अरब अमीरात की साझेदारी पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान का श्रेय दिया। इस वर्ष शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु है भविष्य का प्रवेश द्वार और इसमें 34 सहयोगी देश, 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग कर रहा है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विदेश मंत्रालय के सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड पार्क, लॉजिस्टिक्स सहयोग में निवेश से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इस बार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में सबसे अधिक 35 देशों ने साझेदार देश के रूप में हिस्सा लिया है। श्री क्वात्रा ने बताया कि भारत और चेक गणराज्य शिखर सम्मेलन में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी बनाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप अवसर पर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कार्य मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां देश भर में जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। देश के प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम मनाया जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव नीतीश कुमार मिश्रा ने मीडिया को बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय युवा उत्सव का थीम मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए। संयुक्त सचिव ने बताया कि इस दौरान विभिन्न राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत की विविधता को कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 32 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति दी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्तमान वित्त वर्ष में 32 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से छात्रवृत्ति दी है। मंत्रालय ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 1,692 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। इन योजनाओं में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय फेलोशिप योजना और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फर्जी और पेड न्यूज की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फर्जी और पेड न्यूज की समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी के कारण सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने को तैयार रहना होगा। आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि गलत और भ्रामक खबरों से समाज पर प्रतिकूल असर पड़ता है और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराना पत्रकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है। श्री कोविंद ने ऊंची टीआरपी के लिए सनसनीखेज खबरें दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकारिता के मूल्यों को हमेशा बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों के हितों की रक्षा पत्रकारों का दायित्व है। दीक्षांत समारोह में 21, 22 और 22-23 बैच के 700 से अधिक विद्यार्थियों को पीजी डिप्लोमा और डिग्रियां प्रदान की गई। आईआईएमसी के महानिदेशक अनुपमा भटनागर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोजन में उपस्थित थे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पश्चिम बंगाल में आयोजित हो रहे सागर प्रक्रिया में भागीदार करेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ पश्चिम बंगाल आयोजित हो रहे सागर परिक्रमा में भागीदारी करेंगे। सागर परिक्रमा का 12वां चरण आज से राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान श्री रूपाला मछुआरों और युवाओं मत्स्य उद्यमियों सहित किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों और अन्य हितधारकों को सम्मानित करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं के जरिए की गई पहल और अनुभवों का मछुआरों पर में प्रसार किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि 12वें चरण की सागर परिक्रमा में पश्चिम बंगाल की दीघा, शंकरपुर मत्स्य बंदरगाह, डायमंड हार्बर, गंगा सागर के संतुलन मत्स्य बंदरगाह के तटीय क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। फिर आ जाता है इंटरनेशनल न्यूज, अंतरराष्ट्रीय खबरें। इसराइल की सेना ने मध्य और दक्षिणी गाजा में हमला किया। इसराइल की सेना ने मध्य और दक्षिणी गाजा में हमला किया है। इस हमले से गाजा पट्टी में दर्जनों लोग मारे गए हैं। गाजा में हमास और द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 70 लोग मारे गए और 130 घायल हो गए। इजरायली सेना ने आज कहा कि उसने मध्य गाजा में मागाजी क्षेत्र और फिलिस्तीनी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में खान यूनिस क्षेत्र में 150 ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इस क्षेत्र में मौजूदा रहने पर यह हमले हुए हैं। इस बीच इजरायली अधिकारियों ने कहा कि गाजा पट्टी पर हमास के नियंत्रण को खत्म करने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। नेपाल में काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। नेपाल में काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। नेपाल सरकार में भाषाई आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल ठाकुर इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मिशन के उप प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया। इस अवसर पर नेपाल भारत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रसिद्ध कवि दीक्षित धनकौरी ने अपनी शानदार गजलों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। केंद्रीय विद्यालय और मॉडर्न इंडियन स्कूल काठमांडू के छात्रों ने भी हिंदी कविताएं सुनाई। स्वामी विवेकानंद संस्कृत केंद्र के नेपाली छात्रों ने हिंदी में महाभारत पर नाट्य प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। मिशन के उप प्रमुख और मुख्य अतिथि ने कवियों, छात्रों और थिएटर कलाकारों को सम्मानित किया। स्वामी विवेकानंद संस्कृत केंद्र के संगीत छात्रों ने लोकप्रिय हिंदी गीतों पर एक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेना ने लाल सागर में नौवहन पर हूती विद्रोहियों के सबसे बड़े हमले का नाकाम किया। ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेना ने लाल सागर में नौवहन
पर यमन के हूती विद्रोह समूह के अब तक के सबसे बड़े हमले को नाकाम कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमला यमन के बंदरगाह शहर होदेइदा और मोखा के पास हुआ। अमेरिकी सेना ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने कल रात 18 ड्रोन और 3 मिसाइलें दागी। ब्रिटेन के रक्षा सचिव ग्रांट शापेज ने आज कहा कि टाइप 45 वायु रक्षा विध्वंसक HMS डायमंड द्वारा कई हमलावर ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया है। किसी चोट या क्षति की सूचना नहीं मिली है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित 10 अन्य देशों ने हूती विद्रोही समूहों को तुरंत हमले बंद करने की चेतावनी दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमलों का तत्काल रोकने की मांग वाले अमेरिका के प्रस्ताव पर आज मतदान निर्धारित किया है। मसौदा प्रस्ताव में कहा गया कि हमले वैश्विक वाणिज्य में बाधा डालते हैं और नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ-साथ क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करते हैं। IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा कि श्रीलंका के कैंडी में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू होगा। प्रसार भारती के विशेष संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2024 के लिए पेश बजट में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने IIT मद्रास के निदेशकों और संकायों के डीन के साथ चर्चा की थी। डॉक्टर प्रेम जयंता ने कहा कि कैंपस शुरू करने के लिए IIT की टीम के श्रीलंका आने से पहले उनका मंत्रालय शिक्षाविदों की एक टीम IIT मद्रास भेजेगा। इसराइल और फिलिस्तीन के नेताओं के लगातार संपर्क में है भारत। भारत ने भारत ने कहा कि वह इसराइल और फिलिस्तीन के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है और मध्य एशिया में जल्द से जल्द शांति बहाल करने और मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष रोके जाने के पक्ष में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष से बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई है और मानवीय संकट पैदा हुआ है। उन्होंने जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की अपनी नीति पर हमेशा पूरी दृढ़ता से कायम रहा है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो में भारतीय उच्चायोग की संस्कृत शाखा स्वामी विवेकानंद संस्कृत केंद्र ने श्रीलंका फाउंडेशन में 2 दिन के सम्मेलन का यह आयोजन। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो में भारतीय उच्चायोग की संस्कृत शाखा स्वामी विवेकानंद संस्कृत केंद्र ने श्रीलंका फाउंडेशन में 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन किया। यह पहला ऐसा सम्मेलन है जिसका आयोजन श्रीलंका के 4 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों केलनिया विश्वविद्यालय, राजरता विश्वविद्यालय, श्री जयवर्धनेपुरा विश्वविद्यालय तथा दृश्य एवं प्रदर्शन कला विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसके अलावा इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का कर्मादेवी मेमोरियल कॉलेज भी शामिल है। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमा जयंत ने इस अवसर पर कहा कि हिंदी भारत के इतिहास, संस्कृत, साहित्य और परंपराओं की सिम्फनी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का सहयोग हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने बताया कि सम्मेलन में श्रीलंका के विशेषज्ञों और विद्यार्थियों के अलावा लगभग 15 हिंदी विशेषज्ञ भाग लेंगे। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित हिंदी प्रतिस्पर्धा के विजेताओं का प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान की खबर पख्तूनख्वा में राजमार्ग स्थित पुलिस चौकी पर सशस्त्र आतंकवादियों के हमले से 3 पुलिस अधिकारी और 1 नागरिक की मृत्यु हुई है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में आज तड़के राजमार्ग स्थित पुलिस चौकी पर सशस्त्र आतंकवादियों के हमले में 3 पुलिस अधिकारी और 1 नागरिक की मृत्यु हुई है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे कोहाट जिले के इंडस राजमार्ग की लाची चौकी पर यह हमला हुआ। हमलावरों की तलाश जारी है। किसी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान का संबंध इससे होने की आशंका है। यह गुट अक्सर अफगान सीमा के निकट उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 3 दिन में यह तीसरा हमला था। इन हमलों में अब 12 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं।
इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेतनो मारसूदी ने कहा कि उनका देश दक्षिण चीन सागर को लेकर आचार संहिता को अंतिम रूप देने के लिए अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ काम करने को तैयार है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेतनो मारसूदी ने कहा कि उनका देश दक्षिण चीन सागर को लेकर आचार संहिता को अंतिम रूप देने के लिए अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ काम करने को तैयार है। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों पर कई देशों में प्रतिदावा किया है। सुश्री रेतनो ने मनीला में फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मानेलो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इंडोनेशिया जितनी जल्दी संभव हो आचार संहिता को अंतिम रूप देने के लिए फिलीपींस सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग करने को तैयार है। चीन ने अपने मानचित्र में अपनी मुख्य भूमि से 1,500 किलोमीटर दक्षिण के क्षेत्र पर अपना दावा किया है। इसके तहत ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र आते हैं। वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण ने चीन के अधिकांश दावों को गलत बतलाया है, लेकिन चीन ने इस पर आपत्ति की है। दक्षिण लाल सागर में यमन के हौसी विद्रोहियों के 18 ड्रोन मार गिराने का अमेरिकी सेना ने किया दावा। अमेरिकी सेना ने दक्षिण लाल सागर में यमन के हौसी विद्रोहियों के 18 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। पिछले कुछ समय से सशस्त्र हौसी विद्रोही लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय पोतों और जहाजों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। 7 सप्ताहों के दौरान इस सशस्त्र गुट का यह 26वां हमला है। ब्रिटेन के रक्षा बलों के साथ तैनात मध्य अमेरिकी सैन्य कमान ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के 2 जहाज, रोदी मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराया है। अमेरिकी मध्य कमान ने आज एक बयान में कहा कि ईरान समर्थित हौसी विद्रोही यमन में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों के दक्षिण लाल सागर में जहाजों और पोतों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। अमेरिका में भीषण शीतकालीन तूफान से 12 प्रांतों के कारोबार और जीवन पर असर पड़ रहा है। लद्दाख सोवियत पर्वत विकास परिषद ने वर्तमान परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड के बावजूद विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत में 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। न्यायिक हिरासत ये सब वही है, 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। नितिन गडकरी ने पंजाब के होशियारपुर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के होशियारपुर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 29 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील कुमार सहित सांसद, विधायक, अधिकारी भी उपस्थित थे। लोकार्पण और शिलान्यास की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन से बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे कार्यान्वयन क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास होगा और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। यातायात की निर्बाध और मुक्त आवाजाही होगी, जिससे माल परिवहन की दक्षता में भी सुधार होगा। फगवाड़ा और होशियारपुर बाईपास सहित इस खंड के 4 लेन के निर्माण से फगवाड़ा और होशियारपुर के बीच 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा का समय 1 घंटे से घटकर 30 मिनट हो जाएगा। फगवाड़ा और होशियारपुर बाईपास शहरी क्षेत्र में भीड़ भाड़ को कम करेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जीटी रोड के माध्यम से होशियारपुर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। लुधियाना में जीटी रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को जोड़ने वाले 4 लेन वाले लोडोवाल बाईपास के निर्माण में लुधियाना फिरोजपुर राजमार्ग को दिल्ली जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से सीधी कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। सीबीआई ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के तत्कालीन 3 अधिकारियों और निजी कंपनी तथा उनके प्रतिनिधियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को ही मूल शिवसेना माना। शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अब दूसरा गुट कहां पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन 2 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी।
सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन 2 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2024 के लिए राष्ट्रपति को निमंत्रण देने के लिए आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यह मेला इस वर्ष 2 से 18 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रपति ने सूरजकुंड मेले का उद्घाटन करने की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति की उपस्थिति से राज्य सरकार के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ की हथेली काटने के मामले में मुख्य आरोपी सवाद को 24 जनवरी तक हिरासत में भेजा गया। केरल के एर्नाकुलम में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए न्यायालय ने आज 2010 के हथेली काटने के मामले में मुख्य आरोपी सवाद को 24 जनवरी तक हिरासत में भेज दिया है। 13 साल तक गिरफ्तारी से बचे रहे सवाद को एनआईए ने कुन्नूर के मट्टुनूर से गिरफ्तार किया। आरोपियों को एर्नाकुलम लाया गया और आज शाम एनआईए न्यायालय में पेश किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों को बताया कि इस योजना के लिए आईआरसीटीसी के साथ एएमयू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 75 वर्ष आयु के लोगों को अयोध्या में राम जन्मभूमि में बने भव्य मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। यात्रा में जाने से पहले इन लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 लोगों को यात्रा पर ले जाया जाएगा। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के लोगों को अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। हितग्राहियों को उनके निवास से रेलवे स्टेशन ले जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक शासकीय अधिकारी भी भेजा जाएगा। योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल करेगा। उप मुख्यमंत्री श्री साहब ने कहा कि इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी को पूरा कर दिया है। एनआईए ने केरल के प्रोफेसर की हथेली काटने के मामले में फरार मुख्य और अंतिम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने 2010 में न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर की वही वाला है, दोबारा से आ गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ पश्चिम बंगाल सागर परिक्रमा की भागीदारी करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं खेल समाचार पर। मोहाली में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 क्रिकेट मैच में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला हुआ। इसी के साथ समाचार होते हैं समाप्त। धन्यवाद।